औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, क्या हाल है? आप लोगों के खैरियत से हैं? आज मेरे साथ फिर दो एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और मोहम्मद रिजवान बैठे हुए हैं, रिजवान मोहम्मद बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल मैच था T20 एशिया कप का। पाकिस्तान बहुत आसानी से जो है वो 23 रन से मैच हार गया है। इस मैच की बहुत सी जो है वो बातें हैं जो करना चाह रहा हूं मैं और मेरे दोनों एनालिस्ट। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस तरह से मैच हारेगा, खास तौर पे जब 5 आउट कर लिए पाकिस्तान ने 58 रन्स के बाद, तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच लूज कर देगा। लेकिन हेड्स ऑफ टू श्रीलंका, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की, लास्ट 10 ओवर में उन्होंने 100+ रन्स किए, 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि उनकी अपनी सलाहियतों को समझने का मुंह बोलता सबूत है। तो मैं पहला सवाल करूंगा रिजवान से कि आया रिजवान, आप पाकिस्तान की टोटल परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, जरा आप इसमें नजर डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल परफॉर्मेंस ओवरऑल तो बेटर है। ऐसा नहीं कि हम एक मैच की परफॉर्मेंस पर अपनी टीम को बिल्कुल हम 0 मार्क्स दें, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि बॉल्स कम खेलें और रन उस पर ज़्यादा होना चाहिए। इफ्तिखार ने जो स्कोर किया आप उसमें देखें, उसने कितनी बॉल प्लेड की और कितने रन से। इसी तरह से फ़खर जमान पे तो मैं ये बोलूँगा कि वो नॉट अ डिपेंडेबल प्लेयर। उसको जब भी आप वो करते हैं, आप देखें उसका इतना दूर का बॉल वो किस तरह से खेलते यार, आप ही थे जो फखर जमान को कहते थे फखर जमान पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। फखर जमान जो है वो बॉलें कम खेलता है, वो अपने लिए नहीं खेलता है, वो टीम के लिए खेलता है। मैंने हमेशा उसको पॉइंट आउट किया। मैं आपसे जब डिस्कस हुई मैं यही बोलता था, औरंगजेब इसका फुटवर्क नहीं है इस लड़के का, ये बाहर का बॉल खेल ही नहीं सकता। चलें, सही है। फैसल, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि इस मैच को बहुत इजी ले रहे थे पाकिस्तानी, हम लोग देखने वाले भी और क्रिकेट टीम भी। तो श्रीलंका ने क्या ऐसा किया इस मैच में जो वो इस तरह से आसानी से जीते हैं? सबसे पहले तो औरंगजेब में एक चीज़ ये बताऊंगा कि एक जाहिर सी बात है, जब हम मैच जीतते हैं तो हम हमेशा अपनी टीम को, अपने मुल्क को, कंट्री को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं बहरहाल श्रीलंका को उसकी अच्छी कारकर्दगी पे मुबारकबाद दूंगा। जिस तरह वो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेले हैं और जिस तरह उनके मुल्क में क्राइसिस चल रहे थे, उस पर उनको एक खुशी मिलती है। तो चलो, एक हमारी तरफ से अगर पाकिस्तान की को हरा के, अगर उनको और डिफरेंट टीमों को हरा के उनको एक खुशी। यार, आप मैच खेल रहे हो या खुशियां बांटते फिर रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि ये कौन सा तरीका है कि आप खुशियां, फिर आप खेलते ही नहीं है मैच, आप बोलते हैं फाइनल जो है हमने श्रीलंका के नाम कर दिया। ये क्रिकेट तो नहीं है ना यार, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना। ठीक है, वो क्राइसिस में सब कुछ, पाकिस्तान में कम क्राइसिस है, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब, इतना बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया है, तो आप ये किस तरह से इसको मेंशन कर रहे हो? मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट जो बात की थी उसमें ये मैंने कहा था कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दोनों T20 मैच जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान दोनों T20 मैच हार गया, जिसपे मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आज बैड प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान अपना मैच हारा है। और मैच जो हारा है वो मैं 3 प्लेयर्स का नाम लूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। नंबर 1 पे मैं रिजवान का नाम लूंगा, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा गेंदें खेल के इतने कम रन बनाए, क्योंकि वो 9 रन या 10 रन का एवरेज चेस करने वाला प्लेयर नहीं है, लेकिन उसका किसी ने सपोर्ट नहीं की। बाबर एज यूजुअल सारे मैचों में बाबर ने कुछ नहीं किया सिवाय एक 30 रन के। तो बाबर अगर 30 रन के प्लेयर है तो फिर वो 6 डाउन आके बैटिंग कर। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा औरंगजेब यहाँ पर। हाँ, बताइए क्या वजह है? इस वजह से करूंगा, आप उसको देखें, उसने पिछले मैचेस में एक एंड सेव किया और रन भी किए। आप अगर रिजवान आज आउट होया था तो आप पता कितने बड़े मार्जिन से। रिजवान, आप मेरी बात को मानेंगे? देखें, बात यह है, इंटेंट शो करना पड़ता है, नियत शो करनी पड़ती है। ठीक है, पहली बॉल से लेकर रिजवान की नियत नहीं लग रही थी कि ये टूर्नामेंट हम जीतेंगे। आप मुझे बताइए, रिजवान ने जो छक्के की कोशिश की है पूरे टूर्नामेंट, पूरे मैच में आपने देखें, उसने छक्के की कोशिश की, छक्का मारा, उसके बाद फिर उसने ट्राई किया, आउट हो गया। आप मुझे बताएं, नियत कहां से, किस जगह से लग रही थी रिजवान की नियत, कि आप कह रहे हैं कि आप रिजवान पे ब्लेम नहीं देंगे? आप मुझे बताइए इस बारे में। नहीं, आप एक मैच की परफॉर्मेंस पर आप बात एक मैच की नहीं है, वो मैच टूर्नामेंट का फाइनल है, वो एशिया कप का फाइनल खेलने जा रहे हो आप सुन लो मेरी बात। आप विकेट्स गिर चुकी हैं। ठीक है, विकेट गिर चुकी है, ठीक है, विकेट गिर चुकी है, लेकिन कितनी गिरी थी? कितनी गिरी थी? ओनली 2 विकेट। एक जगह इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं, एक जगह
आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने पूरे मैचेस जो पूरी इनिंग चली है उसमें किस जगह पे, कौन सी ऐसी जगह थी जहां कहीं आपको ऐसा लगा हो कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है? भाई मैं तो ये कहूंगा फैसल साहब, जब पाकिस्तान ने 171 रन करवाए थे, पाकिस्तान उस वक्त मैच हार चुका था। आप मेरी बात माने या ना माने, उसकी वजह ये थी कि जब मेरी टीम 58 फॉर 5 होने के बाद 170 रन पे पहुंच जाए तो मेरा मोरल कहां होता है, मुझे बताइए आप। बिल्कुल, इतने रन दिए आपने। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम मैच हार चुकी थी बैटिंग से पहले। फिर आप ये देखें, ठीक है बाबर आजम ने वो शॉट बुरा नहीं खेला, बॉल गंदी थी, वो आउट हो गया वो, लेकिन आप फखर जमान साहब को देखें। आप फखर जमान, राशिद लतीफ साहब कहते हैं फखर जमान, आपका कप्तान कहता है फखर जमान। रिजवान साहब आप फखर जमान को जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए फखर जमान के अलावा ये जो तीनों मिडिल ऑर्डर थे इनके बारे में क्या कहेंगे आप? आप देखें ना, खुशदिल शाह, अगर ये प्लेयर्स है वो बाबर को ब्लेम करें कि हमें फुल चांस नहीं मिलता, बाबर ने तीनों प्लेयर्स को फुल चांस दिया, इफ्तिखार को, खुशदिल शाह को, फ़खर जमान को। आप देख लें, इन लोगों ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। आसिफ अली पर आप वो 3 छक्के कब तक याद रखोगे, या 2 छक्के न्यूजीलैंड के खिलाफ कब तक याद रखोगे? और फिर उसको आज गलत भेजा। शादाब स्पिनर को अच्छा खेलता है, आसिफ अली फास्ट बॉलर को खेलता है, कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल एग्री हूं कि आप सही कह रहे हैं कि बात यह है कि 3 छक्के या 4 छक्के, तो आप टीम भी तो देखिए कि हांगकांग के खिलाफ आप 4 छक्के मार रहे हैं, क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट का खुशदिल शाह ने मारे। आसिफ अली की इनिंग देख लेना, मैं आसिफ अली पे बात कर रहा हूँ, आप वही याद अली तो ऐसा लगता है जैसे कि उसको स्पिनर्स को खेलना ही नहीं आता, तो क्यों खिलाते हो भाई आपने? तो आपकी सिलेक्शन गलत है ना। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी से आप इस तरह के प्लेयर सिलेक्ट करते हो जिनको स्पिनर को खेलना नहीं आता, और जा रहे हो आप उस जगह पे जहां पे हमेशा स्पिन को जो है वो मदद मिलती है। तो कौन सी सिलेक्शन कमेटी है आपकी? मैं तो कहता हूं कि मोहम्मद वसीम को फौरन सेक कर देना चाहिए, जिस तरह का वो। बिल्कुल आपकी, मैं बात को एग्री करता हूं इस बात को। मिड विकेट खेचा जाता है तो थोड़ा शफल करता है। दूसरी चीज ये वही खड़ा हुआ, एक प्लानिंग का एक फुकदान है इस टीम के अंदर। मैं ये कंडीशन देख रहा था और बार बार मैं ये सोच रहा था, इफ आई जस्ट थिंकिंग दैट वे, कि जिस वक्त दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ था, अगर आप रिलाई करते हैं और किसी प्लेयर को चांस दें तो कम से कम आसिफ को ज्यादा ओवर खेलने के लिए, जहां फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, तो जब फास्ट बॉलर्स लगे हुए थे आप वहां भेजे ना आसिफ को, जहां स्पिनर लगते हैं आप आसिफ को भेज देते हैं। यार मैं तो समझता हूं आसिफ को सिर्फ अंदर करना चाहिए, समझे, बाहर उसको ग्राउंड में तो भेजना ही चाहिए। आसिफ हुआ, खुशदिल शाह हुआ, ये डमी प्लेयर हैं, ये जीरो प्लेयर हैं, इफ्तिखार इंक्लूडिंग इफ्तिखार, और फखर जमान को मैं समझता हूं कि बहुत लंबा रेस्ट देना चाहिए। उसको बोलो भाई अपने आप को बेहतर करो, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना रिजवान, कि कप्तान ने हर चीज अपनी चलानी है, तो फिर ऐसे कैसे पाकिस्तानी टीम बनेगी? देखें, ये तो खुद एक मीटिंग बैठना चाहिए, प्लेयर्स को बैठना चाहिए, कप्तान को, सबसे बड़ा जो सिलेक्टर है हमारा उसको बैठना चाहिए कि शुएब मलिक की जगह बनती है अभी। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। शुएब मलिक की जगह बनती है, कोई भी डिपेंडेबल प्लेयर नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आसिफ पे डिपेंड नहीं करता, खुशदिल शाह पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये इफ्तिखार पे, तीसरा इफ्तिखार, शुएब मलिक इन तीनों से बेहतर है। आप क्या कहेंगे इस और इसमें अभी मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ी बात, इनको सरफराज को रखना चाहिए साहब। और मैं एक बात ये कहूंगा, आपकी इस बात को मैं एग्री करता हूं कि सरफराज का होना, क्योंकि आपने बीच में देखा कि उसको कमर का प्रॉब्लम भी रिजवान को कई दफा आया, तो सरफराज का होना इस टीम में बहुत जरूरी था, क्योंकि सरफराज मैच को लेकर चलने वाला प्लेयर है और वो बहुत बिजी प्लेयर है। सेकेंडली आपकी बात ये भी सही है कि शोएब को खिलाना चाहिए, मगर मैं तो ये कहता हूं कि इन प्लेयर्स से जो 2-3 प्लेयर्स, जो खुशदिल है, आपके नीचे के जो प्लेयर्स हैं, इससे लाख दर्जे अभी भी मोहम्मद हफीज था। अगर उसको कहीं वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि इनसे अगर प्रेफरेंस दी जाए तो हफीज को मैं बेहतर प्लेयर समझता हूं। भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन मसला ये है कि जितनी टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थीं, सबके पास सेकंड और थर्ड विकेट कीपर थे। बिल्कुल, हमारा कप्तान और हमारा चीफ सेलेक्टर बोझे सरफराज में टीम में सरफराज को लेके नहीं गया। लेके किसको जाता है? वो हारिस लड़का, जो अभी T20 नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, उसने 6-7 मैचेस खेले हैं, एक में हाईएस्ट उसका एक 37 और एक 30 है। उसके अलावा वो 4-4 चांस देने के बाद 2-2 3-3 रन बना रहा है। आप उसको कैरी कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? आप डिजर्विंग प्लेयर को जब तक नहीं लाओगे, ये टीम इसी तरह रुलती रहेगी, और एक प्लेयर की बैटिंग और 3 या 4 बॉलर की बॉलिंग से आप फाइनल में तो पहुंच सकते हो, लेकिन डिजर्व नहीं करते आप कि फाइनल जीता जाए। देखिए, हमारे इधर जो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है ना औरंगजेब, वो इस किस्म का है कि अब आसिफ के वो 3 छक्के याद रखे बिल्कुल, ठीक है ना। खुशदिल शाह ने इनिंग खेली, किसके खिलाफ खेली? हांगकांग के खिलाफ। उसके अलावा आप बता दें, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया,
क्या इनिंग्स है, इस क्राइटेरिया पे आप उसको सिलेक्ट करते रहोगे। इसी तरह से फ़खर जमान को देख लें आप, वो 10 मैच में एक में 35-40 या एक 50 कर देगा, वो टीम के साथ लगा हुआ ना, उसका फुटवर्क। जब हम एक तो इस लेवल पर हम ये बात कर सकते हैं तो वो लोग तो प्रोफेशनल है यार, उनके तो फील्ड यही है कि यार उसके ना वो फुटवर्क सही करवाएं कि उसको बोले भाई शफल कर, इतना बाहर का बॉल वो खेल रहा है और आउट हो गया। भाई मैं तो कहता हूँ डिजर्विंग टीम जीती है उसने। आप पहला मैच उसका निकाल दो इस टूर्नामेंट में, उसके बाद उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखो, ठीक है, उनके प्लेयर्स की बैटिंग देखो। उनकी सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी ना वो फैसल, वो ये लगी है, अरविंदा डिसिल्वा के जमाने में एक होता था या अब हुआ है कि वो एवरेज नहीं गिरने दे रहे। 5 आउट हुए, हसारंगा ने आते ही चौके और छक्कों की बरसात कर दी। मैं एग्री करूंगा, 5 आउट हुए, कोच सीट से उठ गया था और उसने कप्तान को इशारा किया चार्ज पॉजिटिव। हाँ, हमारी क्या थिंकिंग है, 2 आउट हो यार, बाबर आउट हो गया यार, फखर जमान आउट हो गया, अब क्या होगा। जैसे इससे पहले आप बात ये कर रहे हैं जैसे कि पहले तोप चला रहे थे। जी जी ठीक है, पाकिस्तान के पास, जैसे आप मैं बता दूं कि पाकिस्तान के पास रज्जाक जैसा प्लेयर, आज भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद कभी आ जाए, रज्जाक जैसा प्लेयर भी नहीं है। जिस वक्त मतलब जब रन्स की सिचुएशन होती थी, क्योंकि कंडीशन ये थी कि जब मैं घर पे ये मैच देख रहा था तो मैं बार बार अपने बेटे से भी आज ये बात कर रहा था, मैंने कहा 13 ओवर गुजर चुके, अगर 17 ओवर तक 2 ओवर एटलीस्ट आपको 15-16 रन के लेने तो मैच की कंडीशन आएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के पास हाथ में बल्ला होने के बावजूद भी वो शॉटें नहीं मार सके। पता नहीं क्या तोप चला रहे थे वो, पता नहीं क्या मिसाइल चला रहे थे, इनसे शॉटें ही नहीं लग रही थी। अच्छा फैसल, आज का जो टॉस का डिसीजन था, पाकिस्तान ठीक है टॉस जीता तो वो सही था। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, मैं कई दफा ये डिस्कस कर चुका हूँ कि देखो सबसे अहम चीज ये होती है कि रिजवान, टॉस जीतने का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरी टीम या आप मैच जीत जाए, क्योंकि कई दफा हम मैच देखते रहे और हम क्रिकेट बहुत खेली है, टॉस जीत के भी मैच आ जाती है टीम, बिल्कुल। लेकिन आप टॉस जीत के आप जो है वो ये टेक अ चांस कि आपने पहले रन, जब आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी बड़ी है और बॉलिंग पे भी आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपने ये करना था कि आपने पहले आज बैटिंग करनी थी, आज बैटिंग करनी थी, क्योंकि पहली इनिंग में बैटिंग अच्छी हो रही थी। फैसल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जाते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड पे। प्रीवियस रिकॉर्ड ये था जो टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में जो टीम टॉस जीत रही थी वो चेस कर रही थी, लेकिन मसला ये है कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड पे तो जा रहे हैं लेकिन अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम जिस तरह से चेस हमने अगेंस्ट इंडिया किया है वो अल्लाह ताला ने करवा दिया, बिल्कुल। और नसीम ने जिस तरह 2 छक्के मारे, आप सोच सकते थे कि इस तरह से पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो मसला ये है वो 2 टके की टीम भी, 2 टके की टीम, 2 टके की टीम भी साथ बोले। बात ये है कि हमें आगे के लिए सारी जो पावर है बाबर आजम को जो मुंतकिल हुई है वो हमें लेनी पड़ेगी और डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा। चौथे नंबर पर शोएब मलिक, सरफराज या शान मसूद, ये तीनों मैं समझता हूं ये तीनों अगर टीम में खेलेंगे तो भी पाकिस्तानी टीम बहुत बैलेंस टीम नजर आएगी, क्योंकि वजह ये शान मसूद ने अपनी पावर रेटिंग बहुत इंप्रूव की है। शोएब मलिक जो है बहुत डिजर्विंग प्लेयर है, सिंगल डबल बहुत अच्छे करता है, फिट बहुत है, डिपेंडेबल प्लेयर है। सरफराज का ये है कि सरफराज बॉल डॉट नहीं खेलता। सरफराज के होने से सबसे अहम बात ये होगी कि कप्तानी में बाबर आजम को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आसानी होगी। लेकिन बात यह है कि जिस डमी चीफ सिलेक्टर को हमने टीम दी हुई है उसका एहतसाब होना जरूरी है और उसको सैक करना जरूरी है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसे ही प्लेयर्स को बनाते हैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन जिस पे इनकी हुक्मरानी चलती रहे, ठीक है, जिसको ये बोले कि भाई इसको हमने खिलाना है। आप अपना कंक्लूड करिए जरा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि माजी में भी हमने कई दफा ये देखा है कि चीफ सेलेक्टर या ऐसे लोगों को लेके आया जाता है कि कि जिन्होंने क्रिकेट इतनी नहीं खेली होती। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल है कि अगर कोई इंजमामुल हक हमारा पाकिस्तान का एक प्लेयर है, उसने 80 टेस्ट मैच खेले हों और उसको एक ऐसा शख्स समझा रहा हो कि जिसने 2 टेस्ट मैच खेले हों, तो ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तान का असल में क्राइटेरिया भी यही है कि इस हमारे के एक्चुअली इस मुल्क का फुकदान भी यही है कि जो चीज जिन लोगों के हाथों में होनी चाहिए उनके हाथों में नहीं होती। जबरदस्त बात और की सबसे अहम चीज ये होती है कि वही एक मिसाल छोटी सी देता हूं मैं कि वो एक मिर्जा इनायतुल्ला बेग साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो अचानक से उनको एक दिन ये खबर मिलती है कि हिंदुस्तान के राजा भोपाल साहब तशरीफ ला रहे हैं और चंद मर्दा भी साथ तशरीफ ला रहे हैं।
तो मिर्ज़ा साहब अपने रूम से बाहर निकलते तो देखते हैं बड़ी सफाई सुथराई का काम हो रहा है। तो मिर्ज़ा साहब ये पूछते हैं, अरे भाई खैरियत तो है, इतनी सफाई सुथराई का काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब आपको मालूम नहीं है हिंदुस्तान के राजा भोपाल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और चंद मद्दाबी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो यहाँ आ रहे हैं, मगर मुझे ये तो पता चले कि वो यहाँ आ किस मकसद के लिए हैं। तो वो कहते हैं कि अरे मिर्ज़ा साहब, उनका आने का मकसद ये कि वो यहाँ आके देखना चाहते हैं कि तालीम का क्या मेयार है और दुनिया के दूसरे अमूर किस तरह चल रहे हैं तो इन फ्यूचर। तो जब मिर्ज़ा साहब ये बात सुनते हैं तो वो अपनी गर्दन झुकाते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और सारी रात सो नहीं पाते। रात के पहर अपना रेजिग्नेशन तैयार करते हैं। उस रेजिग्नेशन की कॉपी आज तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है और उसमें अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी की बहुत खिदमत की जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सका, मगर मैं अब आने वाले वक्तों में ये दौर देख रहा हूँ कि क्या अब तालीम याफ्ता लोगों को समझाने के लिए क्या कम तालीम याफ्ता लोग। वाह, जबरदस्त। तो मैं कंक्लूड करूंगा, बहुत अच्छी बात की फैसल ने। और व्यूअर्स, हमारा चैनल जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसी तरह से अपने दोनों एनालिस्ट के साथ अल्लाह ने चाहा तो दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।